यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 13, 14 और 15 नवंबर का करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वैश्विक परमाणु व्यवस्था। हमने बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब साउथ कोरिया के बुसान में सी जिनपिंग से बातचीत की थी, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपने जो रक्षा मंत्रालय है उसको ये कहा है कि वो परमाणु परीक्षणों की तैयारी करे। तो उसी के साथ ही ये आशंका जताई गई थी कि अब विश्व स्तर पर जो भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वह अब न्यूक्लियर टेस्ट यानी परमाणु परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक को काफ़ी लंबे समय से इस पे एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस आ रहे थे, तो आज हम इसको होलिस्टिकली कवर करेंगे। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि वैश्विक परमाणु व्यवस्था है क्या? यानी जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है क्या, जिसके माध्यम से जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हैं, वो रुके हुए हैं। तो इसके संदर्भ में पीटीबीटी, एनपीटी, एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, सीटीबीटी इन सब की बातचीत करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि हथियारों का विकास क्रम किस प्रकार हुआ और साथ हम देखेंगे कि परमाणु हथियारों के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। एक परमाणु बम होता है, एक हाइड्रोजन बम होता है जिसे हम थर्मोन्यूक्लियर बम की भी कहते हैं। तो इनमें अंतर देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मुख्य रूप से हम आप मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके बारे में बातचीत करेंगे क्योंकि इसमें सुधार की आवश्यकता देखी गई है वर्तमान में। और साथ ही हम फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये मुख्य रूप से क्या होता है कि महंगाई को लक्षित किया जाता है आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति प्रणाली में, उसके बारे में बातचीत करेंगे क्योंकि 2026 के अंदर जो टारगेट हमने डिसाइड किए थे उसकी समयावधि पूरी हो रही है। तो भविष्य में वापस क्या टारगेट होनी चाहिए उसके ऊपर एक ओपिनियन लिखा गया है। साथ ही हम देखेंगे डीपी एक्ट जो लागू हो गया है, 2023 का एक्ट है और लगभग 2 वर्ष के बाद लागू हो रहा है। अमेरिका के अंदर जो शटडाउन था वो अब समाप्त हो चुका है और यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की बातचीत करेंगे। और मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी, एक ओपिनियन है कि हेपेटाइटिस ए को बी के जो टीका है इसके लिए उसको शामिल करना चाहिए किसमें, यूआईपी में। अब बात करेंगे साथ ही ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर की, जो अमेरिका चलाएगा कहाँ पर, लेटिन अमेरिका के अंदर। और साथ ही हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के ग्लास रिपोर्ट की, जो मुख्य रूप से किससे एसोसिएट है, एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इसके बारे में हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, आज इसके हम बारे में हम एक ब्रीफली चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम आज डिस्कशन शुरू करते हैं। वैश्विक परमाणु व्यवस्था यानी ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। एक बात आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है, न्यूक्लियर का मतलब होता है परमाणु और ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। जैसे कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक व्यवस्था है। जैसे कि हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो विश्व में व्यापार होता है उसके लिए वो एक ऑर्डर डिसाइड करता है कि व्यापार कैसे होगा। उसी तरह से हम देखते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो जो जिन देशों में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है उनके लिए एक व्यवस्था का निर्माण कर रखा है उसने। जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं, या फिर हम बात करें एडीबी की, ये लगभग सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह योजनाओं के लिए, विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के कुछ ऑर्डर डिसाइड हुए हैं ग्लोबली। उसी तरह से ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में कौन सा देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, क्या करेगा, कई संधियां हैं, इन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाणु हथियारों के प्रकार क्या-क्या हैं, क्योंकि परमाणु हथियारों के प्रकार को जाने बिना हम इस कॉन्सेप्ट को आगे नहीं समझ पाएँगे। देखिए, तो 2 तरह की कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है फिज़न और एक होता है फ्यूज़न। फिज़न का मतलब क्या होता है कि विखंडन, यानी एक है वो 2 भागों में विभाजित हो रहा है। और संलयन में क्या होता है, 2 अणु एक भाग में जुड़ रहे हैं। तो ये है फ्यूज़न और दूसरा है ये फिज़न। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विखंडन यानी फिज़न की। इसी को एटम बम कहते हैं, इसी को परमाणु बम कहते हैं। और जो फ्यूज़न है उसको थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये है वो ईज़ी है, आसान है, पर ये जटिल है, ये इतना ईज़ी नहीं है। इसलिए कोई भी देश बनाता है तो वो परमाणु बम बनाता है, हाइड्रोजन बम बनाने में उसे टाइम लगता है। अब बात करें मूल सिद्धांत की, तो परमाणु बम यानी विखंडन में क्या होता है कि एक भारी परमाणु जिसमें यूरेनियम 235 भी होता है और प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जा सकता है, उसके 2 या अधिक हल्के नाभिक टूटते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी एक नाभिक है वो 2 हल्के नाभिकों में टूटता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है।
उस एनर्जी का प्रयोग हम कहाँ पे करें वो हम पे निर्भर करता है, विध्वंसकारी गतिविधियों में करें या हम बिजली बना लें। तो ये मूल सिद्धांत है। वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि दो हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन है उसके नाभिकों को अत्यधिक दबाव और तापमान, ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने, दाब और तापमान में जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो संलयन की प्रक्रिया, इसे नाभिकीय संलयन भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको। इसको नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। और जो संलयन की प्रक्रिया होती है, आप हम आसमान में बहुत सारे तारे देखते हैं, जितने भी स्टार हैं, क्योंकि तारा वो होता है जिसकी स्वयं की लाइट एंड हीट होती है। यानी तारा क्या है, जिसकी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, वह तारा कहलाता है। तो तारों के अंदर भी हाइड्रोजन है, वो हीलियम बनता रहता है, संलयन की प्रक्रिया होती है, उसी के माध्यम से उनको एनर्जी मिलती है। तो अभी हम यहाँ पे वारहेड यानी मुख्य रूप से जो बम है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देखें ईंधन, तो जो परमाणु बम होता है उसमें ईंधन होता है 235 यूरेनियम या प्लूटोनियम 239, और ये अस्थिर तत्व हैं। जबकि हाइड्रोजन बम में क्या होता है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का प्रयोग किया जाता है। और परमाणु बम को ट्रिगर करने के लिए क्रिटिकल मास तक इसको कंप्रेस किया जाता है ताकि चेन रिएक्शन शुरू हो। वहीं जो थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस है यानी हाइड्रोजन बम है, उसके लिए पहले विखंडन बम की आवश्यकता होती है और फिजन से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी और दबाव से संलयन होता है। तो मतलब एक बात आप हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कोई राष्ट्र परमाणु बम का विस्फोट कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, तो उसने केवल परमाणु बम का परीक्षण किया है। अगर किसी राष्ट्र ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है तो उसने विखंडन यानी परमाणु बम का परीक्षण स्वतः कर लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन बम की जो परीक्षण की प्रक्रिया है उसमें पहले विखंडन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद संलयन की प्रक्रिया होती है। अब तकनीकी जटिलता की बात करें तो जो अब परमाणु बम में विखंडन है वो संलयन की तुलना में सरल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस है और यहाँ पे दो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी विखंडन होता है और सेकेंडरी संलयन होता है। अब ऊर्जा कहाँ पे अधिक मिलेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे अधिक मिलेगी, अधिक शक्तिशाली होगा ये और विनाशकारी भी अधिक होगा, और ये थोड़ा कम होगा इसके कंपैरिजन में। अब बात करें क्या इनका कभी प्रयोग किया गया है, देखो परीक्षण तो हाइड्रोजन बम का भी किया गया है और परमाणु बम या फिजन का भी किया गया है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर इसको किसी पे दागा गया है, हमला किया गया है, तो सिर्फ परमाणु बम यानी विखंडन बम का प्रयोग किया था अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर 1945 में। हिरोशिमा में जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी में था उसका नाम था फैट मैन, और ये बम गिराए गए थे। और वहीं प्रैक्टिकली देखा जाए तो जार बम्बा है, ये सोवियत संघ ने एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। अब आप पूछेंगे भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, बिल्कुल किया है। 13 मई 1998 यानी 13 मई 1998, आपने परमाणु मूवी देखी है, उसमें 11 तारीख को भी परीक्षण होता है और 13 तारीख को परीक्षण होते हैं, और 13 को जो परीक्षण होता है उसमें हाइड्रोजन बम भी शामिल होता है। अब उम्मीद है कि आपको परमाणु हथियारों के प्रकार, मुख्य रूप से जो परमाणु बम है और हाइड्रोजन बम है, उसमें अंतर समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और थर्मोन्यूक्लियर बम एक ही होता है। अब बात करेंगे परमाणु हथियारों के विकास की। तो सबसे पहले जो परमाणु हथियार है वो किसने विकसित किया, यूएसए अमेरिका ने 1945 में। उसके बाद 1949 में रूस ने, उस समय रूस को यूएसएसआर कहा जाता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो रूस ने प्रयोग किया। उस फिर 1952 में यूनाइटेड किंगडम यूके ने इसका प्रयोग किया। यहाँ पे सब परीक्षण कर रहे हैं, ध्यान रखना है, प्रयोग कोई नहीं कर रहा। अब तक परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल और केवल यूएसए ने किया है, वही 1945 में जापान के अगेंस्ट किया, जिसकी हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की थी। अब 1960 में फ्रांस ने और 1964 ने 4 में चाइना ने। अब देखा जाए तो ये जो पांचों देश हैं इनको हम P5 कंट्रीज भी कहते हैं। P5 कंट्रीज क्यों बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर ये स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर है और इनके पास वीटो पावर है। और इसको बॉक्स में क्यों डाला है हम आगे समझेंगे, क्योंकि यही जो परमाणु विश्व व्यवस्था है इसका आधार बने थे। फिर 1974 में भारत ने, इंडिया ने इसको अपना परमाणु परीक्षण किया था, और अन्य देशों में देखा जाए तो पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल, इन्होंने भी परमाणु परीक्षण किए हैं। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि कुल विश्व के स्तर पर 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। उसमें से पहले 5 तो हैं P5, उसके बाद आप इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ रख लो, पड़ोसी पड़ोसी, और फिर 2 देश और आ जाते हैं, एक हो जाता है नॉर्थ कोरिया और एक आ जाता है इजराइल।
तो इसी के साथ आपको समझ में आया होगा कि 9 देश है जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न वो स्वयं को घोषित कर रखे हैं। हाँ, दक्षिण अफ्रीका है, उसने 1979 में परमाणु हथियार बनाना शुरू किया गया था, लेकिन 1991 में उसने इनको नष्ट कर दिया था। मतलब एक समय में ये भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो सकता था। अब देखो, अब हमने जो ये पूरा देखा है, इसके साथ में कुछ ये इस नीले बॉक्स में आप देख सकते हो कि पीटीबीटी जो 1963 में आया, फिर एनपीटी जो 60 और 70 में है, फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसको एनएसजी लिखना है, वो 1974 में आया, फिर सीटीबीटी 1996, स्टार ट्रीटी 1991 एंड 3, फिर न्यू स्टार ट्रीटी ये 2011 से 2026 जो कि अभी चली रही है। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो 1963 में क्या हुआ था, क्योंकि जब हर कोई राष्ट्र परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहा है और 63 तक देख लो यहाँ पे 4 राष्ट्रों ने कर लिया है, चीन को छोड़ दे तो P5 में। तो 63 में क्या हुआ, एक संधि लाई जिसका नाम था पीटीबीटी, इसको एलटीबीटी भी बोलते हैं, यानी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी या लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। और ये परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने के लिए लाए थे। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम यानी यूएस, यूके और यूएसएसआर के मध्य ये संधि हुई थी। और इसमें अनुमति दी गई थी कहाँ पर, कि आप भूमिगत परमाणु परीक्षण कर सकते हो जमीन के अंदर। शर्त थी कि वायुमंडल में रेडियोधर्मी मलबा नहीं छोड़ा जाए, लेकिन वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी गई थी। फिर लाए एनपीटी, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। अब इसका यही था कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियार है, अब वो जिन हाथ देशों के पास है उन्हीं के पास रहे, ज्यादा उनका विस्तार नहीं हो, उसको रोकने की व्यवस्था एनपीटी के माध्यम से की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में काम करना। निशस्त्रीकरण की दिशा में काम करना, अभी हम इन सबको समझेंगे। अब इसके 3 स्तंभ है, पहला अप्रसार, दूसरा परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और निशस्त्रीकरण। तो देखिए शांतिपूर्ण उपयोग में क्या होता है कि जो नाभिक के विखंडन हो या नाभिक के संलयन हो, दोनों प्रोसेस के अंदर अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा रावत भाटा, केगा, तारापुर, हमारे बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तो शांतिपूर्ण उपयोग होता है वो। अगर आप बम बना के परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करते हो तो वो फिर सैन्य उपयोग हो जाता है। अब बात करें एनपीटी की, तो 1968 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1970 में इसको लागू किया गया था। और प्रारंभ में 20 सालों के लिए थी, लेकिन बाद में इसका समय बढ़ा दिया गया और 1995 में इसको अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। अब इसमें एक बड़ा विचित्र प्रावधान है कि 1 जनवरी 1967 यानी 1 जनवरी 1967 से पहले अगर परमाणु हथियारों का परीक्षण किसी देश ने किया है तो केवल वही राष्ट्र परमाणु हथियार रख सकता है, और उसमें केवल P5 शामिल है। भारत इसी को भेदभावपूर्ण मानता है। अब आप देखिए, ये लिस्ट देखिए, अब 64 तक, अब डेट क्या रखी है उन्होंने, डेट रखी है 1 जनवरी 1967। तो यहाँ पे देखो, इसमें सिर्फ P5 है वही सही बैठते हैं। P5 के बाद चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, उत्तर कोरिया हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने परमाणु हथियार बनाए हैं तो उनको अपने हथियार नष्ट करने पड़ेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि एनपीटी में साइन करो। कोई राष्ट्र एनपीटी में साइन करेगा तो उसको अपने परमाणु हथियार है वो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसने 1 जनवरी 1967 यानी 1 जनवरी 1967 के बाद हथियार विकसित किए और एनपीटी इस पर रोक लगाता है। अब देखो, मान लो कि बहुत सारे देश है, जैसे भारत है, भारत ने बोला जी मैं तो एनपीटी पे साइन नहीं करूँगा। बोला क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये भेदभावकारी है, सिर्फ P5 5 देश हथियार रखेंगे बाकी नहीं रखेंगे, या तो फिर ऐसा कर दो ना कि कोई देश नहीं रखे, और या फिर सबको अनुमति दी जानी चाहिए जिनके पास क्षमताएं हैं। तो फिर ऐसी बात हुई, अब भारत ने साइन करने से मना कर दिया। तो अब देखो, पहले हम इसमें देखते हैं कि प्रसार, तो अप्रसार, प्रसार कैसे रोक सकते हैं। प्रसार रोकने के लिए क्या होगा, परमाणु के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको, एक तो आपके पास तकनीक होनी चाहिए और दूसरा आपके पास ईंधन होना चाहिए, यूरेनियम वगैरह। तो बोला कि भाई हम तकनीक और ईंधन दोनों के ट्रांसफ़र पर रोक लगा देंगे, और इसके लिए उन्होंने लाया था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया था ये। और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए क्या है, एक आईएईए संस्था है, वो मैनेज करती है, मतलब वो जा जाके अलग अलग देशों में जाके देखती है कि वहाँ पे कितने परमाणु रिएक्टर हैं,
कितने बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, ये सब। निरस्त्रीकरण मतलब परमाणु हथियारों को कम करना, जो कि एनपीटी में स्पष्ट तौर पे बोल दिया गया था कि आपको तकनीक और ईंधन चाहिए तो एनएसजी में शामिल होना है तो एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा। अब देखो, अब बात करते हैं हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। भारत ने 1974 में क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था, पहला परमाणु परीक्षण था। और जैसे ही भारत ने ये किया, उसके बाद आया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कि जो परमाणु आपूर्तिकर्ता देश हैं, आपूर्ति किस चीज़ की करेंगे? वो टेक्नोलॉजी की करेंगे और फ्यूल की करेंगे। वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निकाय बना लिया जो कि प्रसार को रोकने के लिए परमाणु सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करता है। अब भारत अपने ऊर्जा कार्यक्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी परमाणु सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एनएसजी की सदस्य चाहता है, लेकिन एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है तो एनएसजी का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है। अब देखो, एक इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है कि भारत ने कई बार प्रयास किया तो चीन ने रोक लगा दी, और साथ ये भी चीन बोलता है भारत को एनपीटी में शामिल करो तो पाकिस्तान को भी करो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये भी एक इसमें एस्पेक्ट है। अब भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 के बाद एक स्वैच्छिक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था बनाई जिसका उद्देश्य परमाणु प्रसार को रोकना था। यही थी एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि 2005 में भारत और अमेरिका के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, यानी जो परमाणु जो तकनीकी है उसका नागरिक उपयोग के लिए एक समझौता हुआ था, और 2008 में ये समझौता लागू हो गया था। इसी को 123 एग्रीमेंट कहते हैं, 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। जो इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील है उसको 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। जब 2008 में भारत ने यूएसए के साथ डील की तो अब यूएसए भारत को कैसे दे देगा तकनीकी और परमाणु ईंधन, जो भी वो दे सकता है, क्योंकि भारत तो एनएसजी का हिस्सा ही नहीं है। तो उस समय बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को फ़ोन किया, उनसे कम्युनिकेशन स्थापित किया और भारत को एनएसजी में एक स्पेशल वेवियर मिला, यानी एक विशेष छूट मिली, और उस विशेष छूट का लाभ भारत को वर्तमान में भी मिल रहा है। अब बात करेंगे सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये क्या है? ये 1996 में आई। अभी हमने पीटीबीटी देखी थी, तो पीटीबीटी क्या कर रही थी कि आप है ना परमाणु परीक्षण जमीन के अंदर कर सकते हो, बाकी जगह नहीं कर सकते। लेकिन सीटीबीटी सभी जगह है, कहीं पर भी परमाणु परीक्षण हो वहाँ पे रोक लगाती है। लेकिन आपने बहुत सारे परमाणु परीक्षण कर लिए, जैसे अमेरिका है, उसने 10,000 से अधिक परमाणु परीक्षण कर लिए, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो उस 10,000 परमाणु परीक्षणों का डेटा है, उस डेटा को कंप्यूटर सेट के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर ही वो परमाणु परीक्षण कर सकता है। वो किसी बम की या किसी जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसकी क्षमता को जांच सकता है। और ये जो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से जो प्रयोग हो रहे हैं, इन पर सीटीबीटी रोक नहीं लगाती। और भारत का स्पष्ट विरोध है कि भारत के पास इस प्रकार के डेटा ही नहीं है। जैसे चाइना है, चीन ने सिर्फ 46 बार परमाणु परीक्षण किया है और अमेरिका ने इतनी बार किया है, तो कैसे पॉसिबल होगा ये? तो इसलिए सीटीबीटी को भी भारत है वो भेदभावपूर्ण मानता है। और सीटीबीटी है वो सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्य के लिए परमाणु विस्फोट पर बैन लगाता है। उसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि कुछ प्रमुख देश है उन्होंने पुष्टि नहीं की। और प्रमुख देश कौन है? वही 4 देश, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। अब लागू नहीं होने के बावजूद भी ये परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है। और लेखक का भी यही कहना है कि यही टूट सकता है अभी, क्योंकि ये बहुत मजबूत मानदंड है। क्योंकि भारत ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया था तो हमने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लाए थे और बोला था कि अब हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। और एक बात को आप परमाणु डॉक्ट्रिन, जो भारत की परमाणु नीति है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है नो फर्स्ट यूज, NFU। क्या ये इंडिया के पास है? इंडिया की परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज है। क्या पाकिस्तान की नीति में है? नहीं, ऐसा नहीं है। चीन के पास है? हाँ, ऐसा है। ये आपको ध्यान रखना है कि चीन भी नो फर्स्ट यूज का पालन करता है। अब देखो, अब इतनी बात करी तो अब हम आए हैं चर्चा में क्यों? तो ट्रंप ने घोषणा की थी कि उस युद्ध विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है वो परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करे, और कारण बोला था कि रूस और चीन ऐसा कर रहे हैं। लेकिन रूस और चीन ने इससे इनकार किया था और उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखो, यहाँ पे एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। परमाणु हथियार की बात करते हैं ना तो 2 तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है कि एक तो परमाणु परीक्षण होता है,
जिसमें तो जैसे हमने पोखरण में किया था वैसे परमाणु परीक्षण होगा, भूमिगत होगा या कहीं पर भी किया जाएगा। और एक दूसरा होता है सिस्टम टेस्ट होता है, जिससे परमाणु हथियार प्रणालियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी अग्नि मिसाइल है, तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। तो हम अगर वो परीक्षण कर रहे हैं, तो इस तरह के परीक्षण तो सभी राष्ट्र करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट होगा, तो वो बड़ी चिंताजनक बात है और वो विश्व स्तर पर एक नई होड़ शुरू कर सकता है परीक्षणों की। इंडिया करेगा, सॉरी, अमेरिका करेगा, तो अमेरिका के अगेंस्ट रशिया करेगा और जैसे ही रूस करेगा, तो फिर चाइना करेगा और चाइना इंडिया का पड़ोसी, इंडिया को करना पड़ेगा। इंडिया करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा और फिर जो आपको लगता है कि इज़राइल और नॉर्थ कोरिया पीछे रहेंगे, क्योंकि अपनी क्षमताओं को तो सभी को प्रदर्शित करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये उनकी जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके अंदर मुख्य भूमिका है उसकी। अब तो पहला भ्रम हमारे पास क्या है कि ट्रंप ने परमाणु परीक्षण का बोला है या फिर सिस्टम प्रणालियों मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग का बोला है, ये हमें पता नहीं है। सेकंड, दूसरा भ्रम क्या है कि अमेरिका में जो परमाणु परीक्षण का काम है वो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी करता है, न कि युद्ध विभाग, और ट्रंप ने आदेश दिया है युद्ध विभाग को। तो ये स्थिति अभी जस की तस है, क्योंकि एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है। अब वर्तमान में हथियारों की स्थिति देखें तो क्या है कि 1970 के दशक में 65,000 परमाणु हथियार थे और वर्तमान में 12,500 से भी कम है। तो आप देख लो लगभग लगभग कितना है। अगर उस समय 100 परमाणु बम थे तो आज केवल 20 हैं। और इस स्थिति में अगर हमें इतने ही रखने तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखा जाए तो जो वैश्विक परमाणु व्यवस्था है उसने अपना अच्छे से काम किया है। अगर 100 से 20 वॉरेड आ गए, हथियार आ गए, न्यूक्लियर वेपन्स, तो वाकई अच्छा काम किया है। और वर्तमान स्थिति देखी जाए तो चीन, रूस और अमेरिका, ये तीनों नए परमाणु हथियारों का डिज़ाइन है, उनका विकास कर रहे हैं। जैसे रूस की बात की जाए तो रूस ने हाल ही में परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का परीक्षण किया था, जिसकी हमने पहले बात की है, और इसने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और कहा जाता है कि ये अनलिमिटेड दूरी तक जा सकती है क्योंकि ये न्यूक्लियर ईंधन से चलती है। और साथ ही परमाणु संचालित टॉर्पीडो, टॉर्पीडो मतलब पोसीडॉन का परीक्षण किया है। देखो टॉर्पीडो क्या होता है, टॉर्पीडो एक मिसाइल होती है बस। अगर मिसाइल को पानी के अंदर लॉन्च करते हैं उसको टॉर्पीडो कहते हैं, ये भी एक मिसाइल ही है। तो ब्यूरवेस्टनिक और पोसीडॉन। अब बात करें चीन, तो चीन भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अमेरिका B6113 गुरुत्वाकर्षण बम या ट्राइडेंट सेकंड D5 मिसाइल या W762 वारहेड, इनका परीक्षण कर रहा है। गोल्डन डोम, तो गोल्डन डोम क्या है, यह मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली है कि आने वाली जो मिसाइल है उससे सुरक्षित करना, जो कि आधुनिक हथियारों को रोकने में सक्षम होगी। ये बिल्कुल जो इजराइल का आयरन डोम है वो उसी की तर्ज पर होगी बस, और ये थोड़ी ज़्यादा अपग्रेडेड होगी। तो इससे स्पष्ट है कि तीनों हथियार तो तीनों देश विकसित कर रहे हैं, लेकिन अगर परीक्षण करेंगे तो व्यवस्था को खतरा होगा और हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। ये मुख्य रूप से आज का जो आर्टिकल था। अब इस घोषणा का प्रभाव है कि हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है और एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है और ये 2026 में समाप्त हो सकती है। ये प्रीलिम्स में आ चुका है 2011 के अंदर। एक ओल्ड पेपर है यूपीएससी का, उसका एक लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप के यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से यूपीएससी के सारे 2011 से अब तक के जितने प्रीलिम्स के पेपर हैं वो ऑफिशियल आंसर के सहित वहाँ से देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे ये 2011 का क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। अब न्यू विस्फोट परीक्षण अमेरिका करेगा तो रूस करेगा, चीन करेगा, और इससे चीन को सबसे अधिक फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अभी बात की थी कि चीन ने 47 परीक्षण किए हैं और अमेरिका के पास 10,000, तो चीन के पास डेटा नहीं है, तो अब डेटा कलेक्ट कर लेगा वो, और इसका असर भारत और चीन पर होगा जिसकी हम पूर्व में बात कर चुके हैं। और एक वैश्विक व्यवस्था का पतन हो सकता है, जो नॉर्म है, मानदंड है, वो नष्ट हो सकते हैं। और अब तक जो विस्फोटक रोक रखे हैं 1998 के बाद में मुख्य रूप से जिम्मेदार राष्ट्रों ने इसे परीक्षण नहीं किए हैं। तो इससे एनपीटी का बिखरने का खतरा है, और सीटीबीटी है वो भी, भले ही वो प्रभावी नहीं हो लेकिन फिर भी वो एक रोकथाम का काम करती है। तो इन सब जो परमाणु व्यवस्था है वो पूरी खत्म होने की कगार पर है अगर अमेरिका कुछ ऐसा करता है तो। समाधान क्या है कि अमेरिका को संयम रखना चाहिए और विश्व को एक नई परमाणु व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें जो 4 परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं उनको भी उसमें समायोजित करे।
तो ज़्यादा बेहतर होगा। समग्र मुद्रास्फीति की दर है वो घटकर मात्र 0.25% रह गई है और ये जो मुद्रास्फीति है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके अनुसार नापी गई है। और एक सुझाव ये भी कि इसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। ये इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन टॉपिक है, वहाँ पे कवर होगा। सबसे बात करें कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन होता क्या है, तो देखो यहाँ पे औसत मूल्य स्तर होता है, यानी औसत मूल्य स्तर, यानी इस परिभाषा में कुछ कीवर्ड है जैसे एवरेज प्राइस लेवल, ठीक है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, और उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो एवरेज एवरेज प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है वस्तु और सेवाओं का, तब उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। अब चर्चा में क्यों रहा, देखो एक बात ये भी है कि हम किसी न्यूज़ को हम सोचना जरूरी है सेगमेंट में कवर करते हैं पहले दिन, तो सेकंड या थर्ड डे उस पर क्या होता है कि संपादकीय मिलता है। तो 13 को न्यूज़ थी और 14 को उस पर संपादकीय आया था। तो 0.25% का ऐतिहासिक निम्नतम स्तर, यानी हमारे इन्फ्लेशन इतना लो रहा है और जनवरी 2012 के बाद ये सबसे कम दर है। लेकिन क्या ये वाकई रियलिटी दर्शा रहा है? नहीं। राइटर का कहना है कि यहाँ पे जो हमारा सीपीआई है उसको हमें जल्दी से अपडेट करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये समस्या है यहाँ पे, हमारे पास जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। ये पूर्ण रूप से एक तरह की सांख्यिकीय विसंगति है, यानी एक स्टैटिस्टिकल एनोमली है। ऐसा कैसे? कि गिरावट का असली कारण है वो बेस इफेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखा जाए तो मान लिया जाए कि 2024 में जो इन्फ्लेशन था वो था 10% और 2025 में जो इन्फ्लेशन है वो है 12%। तो हम पिछले वर्ष के अंतर से नापते हैं तो हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन सिर्फ 2% दिखेगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि लास्ट ईयर ऑलरेडी लेवल बहुत हाई था, इसलिए हमें 2% दिख रहा है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर 24 के अंदर इन्फ्लेशन सिर्फ 2% रहता और इस बार 12% रहता तो पता चलता कि इन्फ्लेशन 10% है। तो ये जो ये आधार प्रभाव है, इसी को बेस इफेक्ट बोलते हैं। तो गिरावट इसलिए नहीं आई है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही हुआ है। मेनली बेस इफेक्ट सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि खाद्य और पेय श्रेणी में कीमतें 3.7% गिरी, इतनी भी कम नहीं गिरी है। और पिछले साल अक्टूबर में जो खाद्य महंगाई थी वो 9.7% जितनी बहुत ज़्यादा थी और हाई बेस के कारण ये नकारात्मक दिखाई दे रही है। बाकी रियल स्थिति में इन्फ्लेशन बना हुआ है। अब सेकंड बात करें सीपीआई। अब इसको मापते कैसे सीपीआई? तो सीपीआई में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ बास्केट है, मतलब बास्केट उसमें बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज डाल रखी है। एक बात ध्यान रखनी है, एक डब्ल्यूपीआई होता है, एक सीपीआई होता है। तो डब्ल्यूपीआई होता है उसमें केवल गुड्स होती है और सीपीआई में गुड्स प्लस सर्विसेज होती है। और वर्तमान में हम सीपीआई को यूज कर रहे हैं। 2015 से हमने सीपीआई के डेटा को उपयोग करना शुरू कर दिया है, जब से उर्जित पटेल कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। उससे पहले आरबीआई नीति निर्माण में डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल करता था। तो वर्तमान में हम सीपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीपीआई के बास्केट में असंतुलन, क्योंकि सीपीआई के अंदर 46% जितना बास्केट है उसमें 46% तो फूड है, फूड आइटम्स है। और फूड आइटम्स के आंकड़ों में महंगाई दर ऊपर नीचे होती है तो पूरा सीपीआई ऊपर नीचे होता है। और दूसरा ये भी बोल रहा है कि बाकी चीज़ें महंगी हुई है, जैसे कि ईंधन और प्रकाश, आवास है, तंबाकू है, इन सब में महंगाई ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये बेस इफेक्ट था और दूसरा जो बास्केट में असंतुलन है वो भी है। तीसरा कारण क्या है? आधार वर्ष। आपको पता होगा कि हम बात करते हैं कि एक हम कभी भी देखते हैं तो हम जीडीपी वृद्धि दर दो तरह से निकालते हैं, एक करंट प्राइस वर्तमान मूल्य पर और एक स्थिर प्राइस यानी आधार वर्ष के मूल्यों पर। तो अभी भी जो सीपीआई में हमारा जो आधार वर्ष है वो क्या है? वो हमारा अभी भी सीपीआई में जो आधार वर्ष है वो 11-12 है, जो कि बहुत चिंताजनक है, बहुत पुराना है। वर्तमान में क्या कौन से वर्ष में रह रहे हैं? 2025 में रह रहे हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो ये बहुत रियलिस्टिक इमेज नहीं दिखा सकता इन्फ्लेशन की। और आरबीआई का एक सर्वे वो बता रहा है कि महंगाई 7.4% है और ऑफिशियल आंकड़े हमारे पास 0.25% है। इसमें कितना अंतर है, इसीलिए ये एडिटोरियल लिखा गया है। अब बात करें आरबीआई के लिए क्या मुश्किल है। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, जो ब्याज दरें निर्धारित करती है, एमपीसी, उसको क्या करना पड़ता है? वो सीपीआई के डेटा को काम में लेती है। अब पॉलिसी मेकिंग में दिक्कत आएगी, जो एक्यूरेट या फिर जो भी ऑप्टिमम एक इष्टतम जो मौद्रिक नीति बनाना मुश्किल हो जाएगा। और सरकार ने कहा है कि नया सीपीआई वो अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक तैयार हो जाएगा,
इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आधार वर्ष बेस ईयर कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती है। जिसे आधार वर्ष हो, ज़्यादा पुराना नहीं हो, अभी हमारे पास पुराना है। और दूसरी शर्त है कि अपेक्षाकृत स्थिर वर्ष हो, है ना? ऐसा वर्ष नहीं हो जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो। ऐसा साल जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, उस वर्ष को बेस ईयर काउंट नहीं करना चाहिए। और तीसरा, सटीक आंकड़े उपलब्ध हो। जैसे कि मान लो कोविड है, अब 2020 में कोविड था, 21 में भी कोविड था। अगर आप 20-21 को बेस ईयर आधार वर्ष बनाते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस साल के एक तो आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था और आपके पास सटीक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां एक लंबे समय तक रुकी हुई थी। तो ये कुछ बातचीत थी इसके बारे में। और साथ ही जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, वो 27 महीने के निचले स्तर पर वो -1.21% पे है। तो मतलब इन्फ्लेशन ऑल ओवर कम हो रहा है, लेकिन हाँ, ये मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना कम हो रहा है उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल मिस्टेक्स हैं, सांख्यिकी के एनोमली है ना? अब अमेरिका में इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन समाप्त हुआ। शटडाउन क्या होता है कि अमेरिका का जो भी फंड्स है, जैसे भारत में क्या है, तो भारत में जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इससे पैसा निकालना है तो क्या होगा कि संसद के अंदर क्या आता है, अप्रोप्रिएशन बिल आता है, विनियोग विधेयक। अगर विनियोग विधेयक पास नहीं होगा तो भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी जो वहाँ जो फंड्स होते हैं वो अमेरिका की जो संसद है, जिसको अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। और इसके दो सदन हैं, ऊपरी सदन है सीनेट और निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ पे एक तरह से वो बजट पास करवाना पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप है क्या, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या है कि ट्रंप के पास मेजोरिटी है, तो यहाँ पे तो इन्होंने पास करा लिया, सीनेट में अटक गया। और इंटरेस्टिंग बात है कि इसके लिए कम से कम 60, सीनेट ऊपरी सदन अमेरिका की राज्यसभा जहाँ पे 100 मेंबर है, तो कम से कम 60 लोग अगर हस्ताक्षर करेंगे, मतलब सहमति देंगे, तभी अमेरिका के अंदर एक तरह से बजट पास होगा। अगर अमेरिका के अंदर क्या है कि वर्तमान में वहाँ स्थिति क्या है कि वहाँ पे 55 और 45 का रेशियो है, एग्जाम्पल 4। तो वहाँ पे ये डेमोक्रेट्स हैं और ये रिपब्लिकन है, तो ये पास नहीं करवा पा रहे थे। सॉरी, रिपब्लिकन के 55 है और डेमोक्रेट्स हैं उनके 45 है, लेकिन 60 चाहिए, तो आपके कुछ सपोर्टिव इधर से आने चाहिए। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि 60, और ये डेमोक्रेट्स के बिना संभव नहीं था, लेकिन अब सहमति बन चुकी है। और ये परेशान क्यों हो रहे थे? क्यों डेमोक्रेट्स चाहते थे कि हेल्थ केयर हो, क्योंकि एक स्कीम है जिसका नाम है ओबामा केयर, और वो उसके अंदर काफ़ी, जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना है, उसी तरह से वो काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल स्कीम है। और उसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप फंड्स वगैरह कम कर रहे थे और उसी की डिमांड कर रहे थे। तो अमेरिका में जो संघीय सरकार की, क्योंकि अमेरिका फेडरल सिस्टम है, तो शटडाउन ख़त्म हो गया है और ये सबसे लंबा चला था, 43 डेज तक चला था। और शटडाउन के समय लगभग 40 लाख जो संघीय फेडरल कर्मचारी है वो प्रभावित हुए। या तो उन्हें छुट्टी पर भेज दिया या उन्हें फ्री में काम करना पड़ा बिना वेतन के। मेनली ओबामा केयर जो हेल्थ बीमा है उसकी फंडिंग को लेकर गतिरोध था। शटडाउन समाप्त होने के लिए प्रस्ताव में सीनेट में पारित नहीं हो गया, हो सका क्योंकि 8 डेमोक्रेटिक सांसदों ने अपनी पार्टी से अलग जाकर रिपब्लिक का समर्थन किया और 60 सांसदों का समर्थन जारी था, मतलब 8 डेमोक्रेट गए तभी ये पास हुआ। इस बंदी का अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा अमेरिका में। जो हवाई उड़ानें वो रुक गई और गरीबों के लिए जो फूड स्टैम्प्स हैं या फिर IRS सेवाएं वो भी रुक गई और नेशनल पार्क्स वगैरह ये सार्वजनिक सेवाएं वो सारी लंबित रही थी। तो बस मोटा मोटी ध्यान रखना, शटडाउन क्या था, बस और कुछ नहीं। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, आज ये भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी और साथ में इन्फ्लेशन से भी ये एसोसिएट होगा। अब देखो होता क्या है ना कि 2014 से पहले क्या होता था कि RBI, आपने सामान्य अपनी जनरल क्लासों में पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है कि देखो, एक होता है सप्लाई और एक होता है डिमांड। तो एग्जांपल समझते हैं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसी चीज़ में क्या होगा कि मूल्य बढ़ जाएगा किसी चीज़ का। तो RBI क्या करेगी? RBI डिमांड यानी पैसे और सप्लाई यानी वस्तु और सेवा, ये आपको ध्यान रखनी है। तो RBI के पास तो क्या है, वो मनी सप्लाई यानी पैसे को कम ज़्यादा कर सकती है, वो वस्तुएं और सेवाएं तो मार्केट में क्रिएट नहीं कर सकती।
तो इसलिए जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके माध्यम से वो मार्केट से मनी सप्लाई यानी तरलता है उसको कम या अधिक करती है और उसके माध्यम से वो इन्फ्लेशन को क्या करती है, नियंत्रित रखती है। 2015-16 से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन को टारगेट कर दिया गया कि जो महंगाई दर है वो हमेशा 4 प्लस माइनस 2 होनी चाहिए, मतलब कि न्यूनतम 2% और अधिकतम 6%। ये रेंज दे दिया, आरबीआई को टारगेट दे दिया, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसने डिसाइड की थी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की थी। आरबीआई ने हेल्प जरूर की थी, आरबीआई से चर्चा जरूर हुई थी। एमसीक्यू में एक बार राजस्थान पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था और उसमें सभी लोगों ने आरबीआई किया था, लेकिन वहाँ पे आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये प्रश्न आज भी बनने लायक है क्योंकि हमने जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग 15-16 के अंदर की थी वो 2026 में समाप्त हो रही है, तो हमें वापस टारगेटिंग करनी पड़ेगी। ये पूरा जो आर्टिकल है ये उसी के संदर्भ में है। अब चर्चा में, क्योंकि वर्तमान में जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है एफआईटी का ढांचा है, वो 2026 में समाप्त हो रहा है मार्च में, आरबीआई इसकी समीक्षा कर रहा है। अब ये इन्फ्लेशन नियंत्रण में क्यों है, मुद्रास्फीति नियंत्रण क्यों जरूरी है? देखो, उच्च मुद्रास्फीति को प्रतिगामी कर रिग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि अमीरों की तुलना में गरीब परिवारों का अधिक नुकसान होता है। अब जैसे एक व्यक्ति है जिसकी आय 10,000 रुपये है और एक व्यक्ति है जिसकी आय 1,000 रुपये है। अब महंगाई है, मान लो महंगाई की वजह से इसको भी 10 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं, इसको भी 10 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये गरीब व्यक्ति है, उसकी आय का कितना प्रतिशत है, 1% है, और इसका 0.1% है। तो देख सकते हैं कि जो गरीब परिवार है उनको अधिक नुकसान पहुंचता है और इससे बचत यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो भी बुरी तरह प्रभावित होता है। अब बात करते हैं हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति की। देखो, इसका याद रखने का अच्छा फॉर्मूला है कि ऐसी मुद्रास्फीति जो हेडलाइन बनाए, जैसे आप देखोगे तेल के दाम बढ़ जाते हैं या फूड आइटम के दाम बढ़ जाते हैं तो हेडलाइन बनती है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। और कोर मतलब जब हम खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं करते तो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है और हेडलाइन में इनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे सुझाव ये ओपिनियन में कि आरबीआई को कोर मुद्रास्फीति की तुलना में हेडलाइन को ज़्यादा लक्षित करना चाहिए। और एक मिल्टन फ्रीडमैन है, उनका विचार है, वो भी ओपिनियन में कोट था कि केवल किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ने से सामान्य महंगाई नहीं बढ़ती है, यानी जनरल प्राइस लेवल है। देखो, प्राइस लेवल की बात है इन्फ्लेशन में, ऐसा नहीं कि चीज़ें महंगी हो गई। प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है, एवरेज प्राइस लेवल बढ़ना इन्फ्लेशन है। तभी बढ़ता है जब अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति या तरलता बढ़ती है। तो ये एक उनका स्टेटमेंट था। अब बात करें मुद्रास्फीति का आदर्श स्तर क्या है, तो भारत में मुद्रास्फीति का स्वीकार्य स्तर है वो 4% है। और हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है उसका विश्लेषण करें तो देखें कि 4% तक की मुद्रास्फीति वृद्धि के लिए सहायक है। अगर 4% इन्फ्लेशन रहेगा तो हमारे कंट्री की ग्रोथ होगी, ग्रोथ में सहायक है, और इससे ज़्यादा होगा तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लॉस होगा। और इन्होंने लक्ष्य बढ़ाने का विरोध किया ओपिनियन में, क्यों? क्योंकि 4% के लक्ष्य को नहीं बढ़ाना चाहिए, भविष्य में भी ये रखना चाहिए। और जो 4 प्लस -2 का बैंड है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये एक कंसर्न भी है कि अगर 6% यानी ऊपरी सीमा है उसके करीब रहती है अगर महंगाई, तो वो सही नहीं है क्योंकि उससे विकास दर कम होती है। इसके लिए वो एक बात कहते हैं राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता। देखिए, अब देखो ये बाजार है, सबसे पहले इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इकोनॉमी में मेनली 3 चीज़ों में बात करते हैं। एक होता है मौद्रिक नीति, जो कौन देखता है, आरबीआई देखती है। एक होता है हमारी राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसीज, बजट वगैरह, ये कौन देखती है, ये सरकार देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। और एक बैलेंस ऑन पेमेंट इन वैदेशिक क्षेत्र, ठीक है, जो कि कंबाइंडली देखा जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक तो मौद्रिक नीति की, एक राजकोषीय नीति की। बाजार में पैसा कौन डालेगा, यानी बाजार में मनी सप्लाई कौन बढ़ाएगा? 2 तरीके से बढ़ती है, या तो आरबीआई मौद्रिक नीति में बदलाव कर दे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या करें, कल्याणकारी खर्च बढ़ा दे, है ना, राजस्व व्यय में वृद्धि कर दे, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। अब मान लो आरबीआई अपनी तरफ से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, मनी सप्लाई बढ़ाई जा रही है, तो आरबीआई के प्रयास है वो सारे फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मुद्रास्फीति नियंत्रण है इसको सफल होने के लिए एफआरबीएम अधिनियम उसको साथ में मिलाना जरूरी है, यानी सरकारी खर्च और घाटे पर नियंत्रण जरूरी है। राजकोषीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन बिगड़ता है
तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब कि हमें फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अ, मुद्रास्फीति नियंत्रण जो आरबीआई करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से पॉलिसी रेट्स को ऊपर नीचे करते हुए, उसके साथ साथ सरकार को भी फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा। अब बात करें संसद की मंजूरी के 2 साल बाद डीपीडीपी एक्ट लागू, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। देखो अभी ये लागू हुआ है, इस पे काफ़ी सारे एडिटोरियल एंड ओपिनियंस आएंगे, तब इसके बारे में और विस्तार से बातचीत करेंगे। अब देखो कोई भी अधिनियम 2023 में बना है और नियम आए 2025 में, तो हमें ध्यान रखना है अधिनियम किसने बनाया, ये बनाया संसद ने, विधायिका ने। और ये नियम किसने बनाया, कार्यपालिका ने, यानी मंत्रालय वगैरह ने। और इस तरह के नियम को क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजित विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन। तो 2023 के एक्ट के अनुसार 25 के नियम बना के इस एक्ट को लागू किया गया है। और सही बात यह है कि सरकार ने नियमों का मसौदा जनवरी महीने में जारी कर दिया था। इस पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद इसे प्रस्तुत किया गया है। महत्व क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के जो केस पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता के अधिकार की पुष्टि करने वाले फैसले के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उसमें बात की गई थी राइट टू प्राइवेसी में, जिसमें डिजिटल डेटा जो पर्सनल डेटा है वो इसमें शामिल है। अब प्रावधान क्या है इसमें, कि जो कंपनियों को नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें राज्य और उसके तंत्रों को छूट दी गई है। और इन दायित्वों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए दंड का भी प्रावधान है। और क्या प्रावधान है कि डेटा फिड्यूसरीज जो व्यक्तिगत डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उनको नवंबर 26 तक कुछ प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा, कि जैसे अपने नामित डेटा सुरक्षा अधिकारी का विवरण सार्वजनिक करना पड़ेगा, कि वो एक डेटा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। डेटा फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, अमेजन है, जो भी हमारा डेटा अपने पास रखती है वो डेटा फिड्यूसरी कहलाती है। अब एक इसमें भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है। वो क्या है कि जो बड़ी तकनीकी कंपनियां हैं उनको इस अधिनियम के पूर्ण प्रभाव के अधीन होने में मई 27 तक का समय लग सकता है, क्योंकि ये गठन वगैरह होगा उसके बाद होगा। तो अभी भी ये भले ही एक्ट लागू हो रहा है, लेकिन फिर भी मई 27 तक का टाइम लग सकता है। अब एक यहाँ पे इसके बारे में कंसर्न ये है कि आरटीआई एक्ट को कमजोर करता है। जब ये अधिनियम पारित हुआ था, उसके बारे में जब भी डिस्कशन हुए थे, और ये जनवरी मंथ में जब रूल्स आए थे, ड्राफ्ट रूल्स, तब भी बहुत सारे एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस में लिखा गया था कि ये आरटीआई एक्ट को कमजोर करता है। कैसे करता है कि ये सरकारी निकायों के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के दायित्व को हटा देता है। अगर जनहित में किसी सरकारी अधिकारी की निजता के अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, मतलब यहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है कि जनहित बनाम राइट टू प्राइवेसी। तो ये एक कंसर्न जताया गया है आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा। अब बात करें विभिन्न प्रतिक्रियाएं, तो पहला है नेस्कॉम। ये आईटी कंपनियों का समूह है नेस्कॉम, और इनमें नियमों का स्वागत किया है, लेकिन एक्ट में अभी भी समस्याएं, जैसे माता पिता की सहमति के कड़े नियम है। और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, वो डिजिटल अधिकार समूह है, उसका कहना है कि नियमों की आलोचना क्यों, कि मुख्य चिंताओं को दूर नहीं करते, और राज्य की एजेंसियों को बहुत कम निगरानी के साथ डेटा इकट्ठे करने की शक्ति दी गई है। अब बात करेंगे हेपेटाइटिस ए डिजर्व ए प्लेस इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो हेपेटाइटिस ए है उसके टीके हैं, उसको जो हमारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। सोशल जस्टिस के अंदर हेल्थ सेगमेंट में कवर होगा। अब विमर्श क्या मुख्य है, वही है कि इसको शामिल करो, जिसकी बात कर ली हमने। और यहाँ पे एक बात है कि जो टाइफाइड की वैक्सीन है उसकी तुलना में इसको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड है, इन दोनों ही गंभीर बीमारी के कारण बनते हैं, और नियंत्रण की संभावनाएं अलग अलग हैं। कि जैसे कि है जो टाइफाइड है वो एंटीबायोटिक उपचार, बेहतर स्वच्छता से उसकी मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती, वो एक चिंता जरूर है। वहीं हेपेटाइटिस ए के अंदर क्या है कि ये अंधाधुंध रूप से फैल रहा है और इसके लिए विशिष्ट उपचार का अभाव है। जैसे आपको बुखार आया तो आपने टेबलेट ले ली, लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए कोई दवाई नहीं है, यानी इसका बचाव ही उपचार है, टीका लगा दिया तो बेहतर है। और ये बच्चे, बड़े, युवा सभी को अधिक प्रभावित करता है, जहाँ रोग अधिक गंभीर होता है। अब टाइफाइड के विपरीत क्या, इसको विशिष्ट उपचार नहीं है, और फिर बाद में सहायक देखभाल यानी सपोर्टिव केयर पर निर्भर रहना पड़ता है। टाइफाइड को मियादी बुखार बोलते हैं, 5 साल की कम उम्र के बच्चों में विकासशील देशों में ज़्यादा देखा जाता है,
बाकी भी होता है, जवानों को भी, ऐसी बात नहीं है। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, संक्रामक डिजीज़ है ये। और ये दूषित भोजन, पानी के सेवन से होता है, मलमूत्र से जो, और इसके साथ इसमें तेज बुखार, कमजोरी वगैरह ये होते हैं, और एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज नहीं होता है, तो ये जानलेवा ग्रसित हो जाता है। और साथ ही उचित उपचार और स्वच्छता बनाने के लिए यह अनिवार्य है। अब हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये वायरल संक्रमण है, ये वायरस से होता है और वो बैक्टीरिया से हो रहा था। ये लीवर को प्रभावित करता है, जिससे सूजन होती है। ये दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है। कारण कमोबेश दोनों के सेम है। गंभीर मामलों में ये लीवर फेलियर का कारण बनता है। हेपेटाइटिस ए के बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है टीकाकरण। और बेहतर साफ सफाई के कारण बहुत से बच्चे बचपन में संक्रमित नहीं होते, और किशोर अवस्था और वयस्क होने पर असुरक्षित रह जाते हैं और इससे संक्रमित हो जाते हैं। और इस उम्र में हेपेटाइटिस ए होता है तो अधिक गंभीर हो सकता है, जिससे एक्यूट लीवर फेलियर भी हो जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। और टाइफाइड के विपरीत विपरीत विशिष्ट उपचार नहीं है, इसकी बात कर चुके हैं हम। अब हेपेटाइटिस ए, उसके लिए स्वदेशी वैक्सीन भी हमारे पास, जो बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, बायोवेक ए। और पिछले 20 सालों से ये काफ़ी सुरक्षित मानी गई है और प्रभावी साबित हुई है। और इसकी एक खुराक से ही 90 से 95% तक सुरक्षा मिल जाती है, और 15-20 साल तक या अक्सर जीवन भर तक इस इम्यूनिटी चलती रहती है। और इसकी टाइफाइड से तुलना की गई, जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन में इम्यूनिटी कम होने या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, जो टाइफाइड की चिंता का विषय, वैसी समस्याएं नहीं हैं। इसे लागू करना भी आसान है और अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव है। सुझाव ये है कि बायोवेक ए उसको चरणबद्ध तरीके से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, उसमें लागू किया जाना चाहिए। अब साथ ही हम देख लेते हैं कि ये यूआईपी क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। तो पहली बात तो ये 1978 में प्रोग्राम शुरू हुआ था, एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम, ईपीआई। और फिर इस ईपीआई को 1985 में यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसमें उद्देश्य क्या है, जो सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं, उनको मुफ्त टीकाकरण किया जाए, ताकि उनको रोगों से निवारण कर सकें। और विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये। और ध्यान रखना, हमें 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करती है। यानी इसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय क्षेत्रक है, यानी सेंटर सेक्टर स्कीम है। सभी टीके लाभार्थियों को पूरी तरह निःशुल्क दिए जाते हैं। इससे बड़ी उपलब्धियां क्या है, पोलियो उन्मूलन 2014 के अंदर, साथ ही जो मातृ व नवजात टिटनेस उन्मूलन 2015 में, ये इसकी उपलब्धियां हैं। इसमें 12 टीके शामिल हैं। जैसे 7 टीके कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और रूबेला, हेपेटाइटिस बी और न्यूमोनिया। इसके साथ रोटा वायरस भी है इसमें, न्यूमोकोकल निमोनिया भी है, और जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जेईबी है इसमें। ध्यान रखना है कि जो ये 3 टीके हैं, ये पूरे भारत में नहीं है। जैसे रोटा वायरस और जो पीसीवी है वो कुछ राज्यों में है, और जेई और कुछ जिलों में, जैसे गोरखपुर के आसपास जिले जहाँ पे ये ज़्यादा बीमारी देखी जाती है, वहाँ पर है। और ध्यान रखना है, जो जेफेनी इंसेफेलाइटिस है, इससे जो मस्तिष्क है, बच्चों के मस्तिष्क पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो यूआईपी है, इसी को बूस्ट देने के लिए 2014 के अंदर हमने मिशन इंद्रधनुष चलाया था, और इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना, जो टीकाकरण से वंचित रह गए थे। अब बात करें डब्ल्यूएचओ की ग्लास रिपोर्ट की, तो देखो हमने कई बार बात की एएमआर क्या होता है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सिंपल सी बात है, पहले बुखार आता था तो एंटीबायोटिक वगैरह लेते थे तो 2 दिन में या 3 दिन में तैयार हो जाते थे। आज 4 से 5 दिन या उससे अधिक दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि दवाओं का असर कम हो गया है। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं, वो अब सूक्ष्म जीव हैं, वो अब प्रतिक्रिया करने लग गए हैं इन दवाओं के प्रति। यानी जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, अब वो नहीं मर रहे हैं दवाओं से, यानी उन्होंने एक रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया है। तो ये इसी के संदर्भ में एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, जिसका नाम है ग्लास रिपोर्ट। अब ध्यान, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा बैक्टीरिया जिस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती, तो उसको सुपर बग कहते हैं। अब भारत में एएमआर है, वो एक गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है। और ये रिपोर्ट ये बोलती है कि भारत में, दुनिया के अगर बात करें तो विश्व स्तर पर एएमआर की दर भारत में सबसे अधिक है। और भारत में हर 3 में से 1 है वो एएमआर के प्रति रेसिस्टेंस है, एएमआर है वहाँ पे। विश्व में 6 में से 1 है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और कारण क्या भारत में? एक तो ओवर द काउंटर बिक्री। देखो, ये आप फ्रेज याद रख सकते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कभी एग्जाम में आ सकता है कि ओवर द काउंटर क्या होता है ना, ओवर द काउंटर दवाइयाँ, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो मतलब बिना पर्ची के आप मेडिकल से जो उठा लाते हो वो ओवर द काउंटर है। या लोग खुद से इलाज करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या दवाइयों का कोर्स पूरा नहीं करते हैं। दवाई 3 दिन की है, ठीक है, आप 1 दिन में तैयार हो गए तो लेते ही नहीं हो।
और फार्मा अस्पताल के कचरे से होने वाला पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी हॉस्पिटल में जो वेस्ट होता है वो भी बाहर आता है और वो उससे जो पॉल्यूशन होता है वो भी इसमें भागीदार है। अब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था हमने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए 2017 में। वो कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ये ग्लास की रिपोर्ट में जिक्र है। और केरल भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एएमआर पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया है। उसने एक अमृत कार्यक्रम चलाया है, साथ ही एंटीबायोटिक साक्षरता का लक्ष्य रखा है 2025 में कि दिसंबर तक पूरे राज्य में साक्षरता होनी चाहिए। और समाधान और चुनौतियाँ क्या है कि कोलिस्टीन को बैन कर दो। देखो ये कोलिस्टीन वर्ड है ना, अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो तो ये इतनी बार आता है अखबार में जिसकी आदत नहीं है। इसको हम कहते हैं लास्ट माइल एंटीबायोटिक, यानी जब कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता तो लास्ट माइल एंटीबायोटिक, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है उसमें से एक कोलिस्टीन है। होता क्या है कि जो मुख्य रूप से जो ये जो मांस वाली इंडस्ट्री है, तो वो क्या करते हैं पशुओं को चारे के अंदर कोलिस्टीन मिला कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पशुओं का विकास जल्दी होता है और फिर उनको बेचा जाता है। और उन पशुओं से जो प्राप्त मांस है उसका अगर मानव सेवन करता है तो मानव के शरीर में भी कोलिस्टीन की मात्रा बढ़ती रहती है और उसका नुकसान ये होता है कि भविष्य में फिर उसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे तो और कोई उस पर असरकारी नहीं होगी, यानी एएमआर बहुत जल्दी उस पर डेवलप हो जाएगी। इसलिए कोलिस्टीन को बैन करना चाहिए, नई दवाओं के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और इसके लिए फंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। और एक वर्ल्ड एएमआर अवेयरनेस वीक है 18 से 24 नवंबर तक, और उसके अंदर क्या है कि नारा है उसका ये कि एक्ट नाउ, यानी अभी से कार्य करें। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल उसके परिणाम आ चुके हैं। तो एक बात ध्यान रखनी, बिहार में विधान परिषद भी है और भारत के कौन कौन से राज्य जिनमें विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है आप बताओगे। देखो देखो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये राज्य है तो राज्य में 3 होते हैं, क्या होता है, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। लेकिन भारत में न्यायपालिका क्या है, एकीकृत है, तो वो राज्य के अंदर आती नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी राज्य स्तर पर हाईकोर्ट होती है, ये आप ध्यान रखना, राज्य के अंदर नहीं आती है। विधायिका मुख्य रूप से भारत में है वो एक सदनीय होती है, लेकिन 6 ऐसे राज्य यहाँ पे द्विसदनीय है। उसमें से पहला है विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। तो परिषद है वहाँ से तो वैसे भी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन वो ऐसे इस तरह वर्तमान पॉपुलर मैंडेट नहीं होता जैसे कि विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो जो बिहार में भी विधानसभा के चुनाव में, और बिहार विधानसभा में कितनी सीटें थी, 243, उसमें से 202 एनडीए को मिली है, महागठबंधन को 35 और 6 इसको। तो बहुमत का आंकड़ा क्या होगा, तो बहुमत का आंकड़ा क्या होगा, 243, उसमें 2 का भाग दीजिए और +1 कर दीजिए, तो जो भी आएगा वो बहुमत का आंकड़ा होगा। अब हम बात करें कि मतदान ने चौंकाया है, क्योंकि जो बिहार में चुनाव हो रहे थे इससे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि हमने बात की थी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वगैरह हुआ था, तो इससे एक अनुमान ये लगाया गया था कि बहुत सारे लोगों के नाम कट जाएंगे, ये सब चीज़ें कंसर्न थे। लेकिन बिहार में रिकॉर्ड 66.91% वो पोलिंग हुई है, मतदान हुआ है, और ये 1951 से अब तक सबसे अधिक है, मतलब इससे ज़्यादा बिहार के इतिहास में कभी वोट पड़े ही नहीं। और सबसे अलग बात ये है कि महिलाओं का वो जो मत प्रतिशत है वो लगभग 71.5% है और पुरुष है वो 63% है, यानी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग किया। ये भी हिस्टोरिक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इसके बढ़ने के कारण क्या है, देखो एक तो एसआईआर हुई तो लोग जागरूक हुए, किसी को लगा कि नाम कट जाएगा ये वाला। दूसरा क्या था कि ये जो चुनाव थे इस बार छठ पूजा के तुरंत बाद थे, 5-7 दिन का गैप था, तो इस वजह से भी जो प्रवासी हैं जो मुख्य रूप से छठ पूजा के लिए बिहार जाते हैं, तो उन्होंने भी फिर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो ये कुछ कारण बताए जाते हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक जवाबदेही क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सभी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं वो लंबित मामलों में जो फैसला सुनाने में जो उनको समय लग रहा है उसका विवरण अपने डैशबोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करें। वैसे तो न्यायाधीशों की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है फैसला सुनाने में, लेकिन परंपरा ये है कि अगर किसी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है तो 2 महीने से 6 महीने के बीच में वो सुना दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दोनों जगह देखा गया है कि कई बार फैसला 1 साल से अधिक तक सुरक्षित रहता है। फिर बात करें मुक्त व्यापार समझौते की, तो जो हमारे पीयूष गोयल हैं वाणिज्य व्यापार मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि हम कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। अंबाजी संगमरमर, ये क्या है, ये गुजरात का अंबाजी संगमरमर है, इसको जीआई टैग मिला है उसकी क्वालिटी के लिए, और जीआई टैग होता है वो 10 साल के लिए मिलता है, कितनी बार भी प्राप्त किया जा सकता है, और भौगोलिक संकेतक अधिनियम उसके तहत ये प्राप्त होता है। एक है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, ये क्या है, ये नार्को आतंकवादियों को हटाने के लिए यूएस से शुरू करेगा, कहाँ पर करेगा, लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। अब देखो लैटिन अमेरिका क्या होता है, आप पढ़ते, आप देखो हम एक बार बॉक्स में देख लेते हैं,
ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये सेंट्रल अमेरिका है, और ये कैरिबियन आइसलैंड है ना, कैरिबियन द्वीप समूह है। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जो ये है इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका में कैरेबियन भी आते हैं, मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका भी आता है, और साउथ अमेरिका पूरा आता है। तो अमेरिका नार्को मतलब क्या होता है, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनकी रोकथाम के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन शुरू करेगा, ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर। इसी के साथ डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। हम कल से प्रयास करेंगे कि वापस नियमित तौर पे वीडियो डालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।